नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे एक अलग तरीके से बंगाल के चुनाव का। बंगाल में अब से कुछ देर पहले या शायद लगभग इसी समय अमित शाह अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी वहां पर कुछ पिछले 2-3 दिनों में और आज मिला के कई पॉलिटिकल जो चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। और ममता बनर्जी भी उनकी मतलब तू ताल ताल में बराबर मतलब कर रही है, उनका मुकाबला कर रही है। और इस पे काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे पॉलिटिकल विशेषज्ञ के साथ ये बातचीत। तो स्वागत है आपका। अ, बंगाल धन्यवाद। बंगाल में जो अब तक के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए हैं, विशेषकर सी वोटर ने किया है, कुछ टाइम्स नाउ ने भी किया है। उन्होंने 150-160 सीट के बीच में दी है तृणमूल कांग्रेस को। और भाजपा, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा, किसी बड़ी मुश्किल से 100 का आंकड़ा पार करते हुए दिख रही है। जबकि देखा जाए तो करीब 122 सीटों पे वो 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में आगे थी तृणमूल कांग्रेस से या सबसे। तो इसमें क्या संभावनाएं आपको लगती है अभी की स्थिति में? शुरू में तो जरूर ममता बनर्जी आगे थी, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह के एक बार तूफानी दौरों के बाद और बड़ी बड़ी आम सभाएं जो वो संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद क्या वहाँ पे परिस्थिति कुछ बदलेगी? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन एग्जिट पोल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से एग्जिट पोल्स में एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो ये है कि इनमें से कोई भी एग्जिट पोल असली आंकड़े नहीं बता रहा है या बताना नहीं चाहेंगे अगर वो टीएमसी के विरुद्ध हैं तो। इसलिए अगर नहीं कि और इसका कारण मेरे हिसाब से बहुत क्लियरली ये है कि टीएमसी अगर टीएमसी गलती से भी पावर में वापस आ गई हाँ हाँ तो इन इंस्टीट्यूशंस का जो हाल टीएमसी करेगी बंगाल में वो ये सब जानते हैं, आप क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट जैसे का कि और कुछ कुछ मीडिया हाउसेस का दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल ने केस किया था, वैसा ही कुछ होने वाला है या उससे भी उसका बदतर हाल होगा? उससे भी बदतर हाल होगा, क्योंकि ममता बनर्जी का पार्टी का नाम शायद भले ही टीएमसी हो, बट हम्म। उनकी पूरी की पूरी राजनीति और हरकतें लेफ्ट से भी खराब है। तो हाँ उनके लिए हाँ हाँ, वो ज्यादा थोड़ी मतलब वायलेंट पार्टी लगती है ऑन द फेस ऑफ इट। हालांकि ममता वॉयलेंट बनर्जी पार्टी भी है और वो किसी भी तरह का विद्रोह या अपने अपने मत से अलग जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम्म इसीलिए अगर आप देखें तो आज की तारीख में कोई भी मीडिया हाउस ये चांस नहीं ले सकता हम्म कि अगर टीएमसी वापस आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए, और जबकि बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है, वो जब हम्म। हारते भी हैं तो पॉलिटिकली अपना गेम पूरा खेलते हैं, पर उसको कभी भी वायलेंट लेवल पे लेके नहीं जाते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस कांग्रेस तो भी ऐसी इसी है। कांग्रेस और देश की बाकी पार्टियां भी, आप यदि लालू प्रसाद के आरजेडी की भी बात करें तो भी वो इतना ऐसा नहीं करते हैं। पहले भी उन्होंने नहीं किया है ऐसा। हाँ, बिहार जैसे तो प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी ही थोड़ी मतलब एग्रेसिव पार्टी दिखती है। बीएसपी तो नहीं लगती है, तो वो भी नहीं करती है। तो ये बट बंगाल में बेसिकली ये वायलेंट पार्टी है और ये शायद अनरिटन लॉ है कि हिंसा में ये विश्वास करते हैं। तो शायद करते हैं, इसीलिए बिल्कुल सही है। आम आम आदमी भी, जिसके पास कोई पोलस्टर जाता है, वो सही सही अपना नहीं बताता है। और ये मैं मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है जो प्री पोल या पोस्ट पोल सर्वे करेंगे उन लोगों के लिए कि सही सही जनता का या मतदाता का मन भापना। मेरे ख्याल से एग्जिट पोल में भी लोग सही सही नहीं बताएंगे। एग्जिट पोल में भी सही नहीं बताएंगे। और दूसरा, आप आज कोई भी विचार ले लें, क्योंकि अभी मैंने कल या परसों ही कहीं न्यूज देखी थी कि आपके जो सारे ये लोकल लेवल के गुंडे और बाहुबली हैं, उनके यहाँ से अब लोगों को फोन जाना और घर जाके धमकियां देना शुरू हुआ है कि हाँ, आप कुछ भी करें। ये भी खबरें आने लग गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अब लोग बिल्कुल खुल के नहीं बोलेंगे कि वो किस तरफ वोट देने वाले हैं। बिल्कुल पर हाँ। जो चीज अब अगर पोल से अलग जाएं, बट जो चीज टीएमसी को अब समझ में आ जानी चाहिए
कि उनकी हालत खराब है, वो ये है जिससे उनको एक्चुअली पता चलेगा कि उनकी हालत खराब है, वो स्पेसिफिकली ये है कि ममता बनर्जी के रोड शोज में या उनकी रैलीज में उतने लोग नहीं आ रहे हैं जितने ये टिपिकली आशा करते होंगे। जैसा कि अगर आपने धीरेन्द्र पुंडीर के इंटरव्यू देखे हो तो वो यही कहती है कि उनकी रोड शो में पहले तो 3 लेवल तक, अगर 2 माले की बिल्डिंग है तो छत पे भी लोग भर भर के उनको देखने के लिए आते थे। अच्छा, अब हाँ। ये है कि उनके साथ कुछ 100-150 लोगों का काफिला होता है, उसके अलावा घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, तो ये भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जन आक्रोश बहुत ज्यादा है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि प्रवीण पाटिल है 543 लैब्स के, उन्होंने कहा था कि टीएमसी के अगेंस्ट 4 लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है। सो ममता बनर्जी के अगेंस्ट है, सरकार के अगेंस्ट है, लोकल एमएलए के अगेंस्ट भी है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा तुष्टिकरण किया है। और माइनॉरिटी कहें, मुसलमान कहें, एक ही बात है, बट उनके लिए हिंदुओं के काफी राइट्स का हनन हुआ है। और तो उसकी वजह से जो ग्रास रूट पे, जो एक्चुअल घर घर में जिस लेवल का गुस्सा है, तीसरा जो एंटी इनकम्बेंसी है वो वहाँ के लोकल एमएलए की वजह से, क्योंकि उसने हिंदुओं के खिलाफ काम किया और मुसलमानों के तुष्टिकरण और उनको ही ज्यादा तरजीह दी। ये तो एक बार ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि उन स्कूलों में खाना मिलेगा अप्रैन का भोजन में जहाँ 70% माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स होंगे, तो ये भी एक तरह से तुष्टिकरण ही है। तो इसके खिलाफ वो तो एक तरह से नहीं, पूरी तरह से ही तुष्टिकरण है। हाँ, तो बंगाल में तो सीधी सीधी बात है, तो जहां आपने 30% के लिए 70% को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया, जिस प्रदेश दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए बचा क्या? हाँ। तो उसकी वजह से इनको काफी प्रॉब्लम होने वाली है मेरे हिसाब से। मुझे अब तक ये कभी भी समझ में नहीं आया है कि पहले जब मुसलमानों के 12% हुआ करते थे वोट, 15-20% होंगे, तो ये क्या हिंदुओं की कमी है कि जो वो मुसलमान तो जिसको चाहे उस जीतने वाले कैंडिडेट को वोट दें और हिंदू ही बटा रहे? तो ये क्या यही नीति वहां भी चल रही है कि हिंदुओं को बांट के रखो और मुसलमानों को एकजुट रखो? अभी तक तो वही नीति चल रही थी पिछले चुनाव तक, पर जैसा कि हमने 2019 में भी देखा कि एक बार हिंदू को समझ में आ जाता है तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है मुसलमानों का एकजुट होने के बावजूद भी किसी और का जीत पाना। तो ये फुरफुरा शरीफ को का कोई असर होगा क्या वोटिंग पैटर्न पे? मेरे हिसाब से कांग्रेस ने और लेफ्ट ने तो अपना सारा का सारा हिंदू वोट बेस खत्म कर लिया है एक शॉट में। यही गलती उन्होंने असम में भी की है, और वही गलती है यहाँ पे भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर पहली बात तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोटर बेस है वो पिछले 70 साल से इतना ज्यादा बटा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पे लेफ्ट का वोटर उनको वोट करेगा और वाइस वर्सा, ये होना नहीं है। उसके ऊपर से जो हिंदू वोट ममता या बीजेपी को नहीं देना चाहता है वो अब वो भी उनको नहीं देगा, वो बीजेपी को ही चुनेगा। क्योंकि अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये फुरफुरा शरीफ, जिस आदमी ने आम सभा में बोला कि कोरोना आया है, अच्छी बात है, 50 करोड़ हिंदू या 50 करोड़ भारतीय, उसने तो 50 करोड़ लोग मरेंगे ये बोला था। अब 50 करोड़ लोग अगर इस देश में मरते हैं तो कौन मरेगा वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बराबर। तो उस पार्टी को अगर ये साथ में लेके चल रहे हैं तो इनको तो कोई भी वोट नहीं देने वाला। तो इन्होंने तो अपना अस्तित्व खत्म करने वाली बात कर ली है कांग्रेस ने। उसके हिसाब से हाँ, कांग्रेस और लेफ्ट ने, अब ये इनकी कौन सी मजबूरी थी ये तो ये जाने। उनको तो अगर वो चाहते तो इसको फुरफुरा शरीफ को साइड में रख देते, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करते और मुसलमान वोट और बढ़ता। असदुद्दीन ओवैसी कितनी वहां पर सीटें लड़ रहा है? मुझे आइडिया नहीं है, मैंने नंबर्स नहीं देखे हैं, बट उनका अब कोई असर नहीं होगा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का अब कोई वेट नहीं पड़ता है। मतलब अगर किसी को चूज करना पड़े फुरफुरा शरीफ और ओवैसी के बीच में, तो लोग वहां ओवैसी फुरफुरा शरीफ को चूज करेंगे, मुसलमान स्पेसिफिकली, क्योंकि उनमें एटलीस्ट हराने की एक कैपेबिलिटी है फुरफुरा शरीफ में। ओवैसी तो शुरुआत कर रहे हैं पारी की, तो अगले इलेक्शन में शायद कुछ इफेक्ट हो, बट अगर बीजेपी आ जाती है तो मेरे हिसाब से वो भी खत्म हो जाएगा। तो ओवैसी का अब इसमें कोई, बिहार में भी स्पेसिफिकली वो उन्हीं सीटों में लड़े जहां उनको पता था उनका एक बेस है और जहां मुसलमान यादवों के साथ नहीं जाना चाहता है। तो बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल में उनके पास एक पार्टी है और स्पेशली फुरफुरा शरीफ की पार्टी बनने के बाद तो अब वो स्पेसिफिकली या तो उनके साथ जाएगा या फिर अगर वो बीजेपी के हराने के मूड में है तो वो ममता के पास जाएगा।
एक बात और बार बार कही जाती है कि हाँ, जिसको आप कह रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे मुस्लिम, ऐसा होगा तो क्या ऐसा है क्या कि मुस्लिम स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, इसका मतलब जो ये समुदाय है इसमें स्ट्रेटेजी पालन करता है और हिंदुओं की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हिंदू केवल अपने अपने आप अपने इंडिविजुअली सोचता है, एज अ होल नहीं सोचता है, मतलब हिंदुओं की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और मुस्लिम्स की स्ट्रेटेजी है? क्या ये लोग कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे? देखिए, ये कहने की बातें हैं, ये सारे के सारे जो विशेषज्ञ जिनको आप कोट कर रहे हैं स्पेसिफिक केस में, वो ये जानते हैं कि इस माइनॉरिटी हमेशा एज अ ग्रुप, क्योंकि उनको किसी भी माइनॉरिटी को किसी भी देश में ये डर हमेशा रहता है कि वो मेजोरिटी से के दबाव में आएंगे या फिर उनको उनसे प्रॉब्लम होगी, तो वो टिपिकली एज अ ब्लॉक ही वोट करते हैं। उसमें कुछ नया नहीं है और उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। पर जो आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा ऐसा आज कहते तक हैं, एक लोकसभा सीट पे मान लो कई कई विधानसभा सीटें होती हैं, और उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक विधानसभा में उनको लगता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन अच्छा है, स्ट्रांग है, और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लगता है कि ममता बनर्जी अच्छी है, तो एक जगह वो एन ब्लॉक लेफ्ट को वोट देंगे या लेफ्ट कांग्रेस को वोट देंगे और दूसरी तरफ वो टीएमसी को वोट देंगे। ऐसा क्या संभव है? या फिर इस तरह मेरे की हिसाब से पूरी नहीं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है? मतलब इसके लिए वो तो बना कोई सकते हैं हर क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक प्रशांत किशोर चाहिए। पहली बात वो होते हैं, प्रशांत किशोर के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे लोग हैं। पर दूसरी बात यह है कि अगर आप मुसलमानों का पूरा इकोसिस्टम देखें, जिसे आप अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोलते हैं, तो उनको ये समझ में आता है पर कि किसको किस तरफ आप ले जा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तरफ इसको और एक तरफ उसको वोट करेंंगे, ऐसा क्योंकि नहीं होगा। उससे तो वो अपनी सीटें ही काट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बेसिकली आप मतलब अगर ऐसा आपका कहने ऐसा का नहीं मतलब होगा है मेरे कि हिसाब से, क्योंकि पूरे आप अक्रॉस एंड में अक्रॉस द टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट मिलके सरकार नहीं बनाने वाले, वो नहीं नहीं हो नहीं, मैं पाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको। नहीं, ये भी एक संभावना हो सकती है कि टीएमसी और लेफ्ट मिलके लेफ्ट और कांग्रेस मिलके सब, यदि बीजेपी को बाहर पावर से सत्ता से बाहर रखना है तो ये मिल सकते हैं। ये तो एक संभावना महाराष्ट्र है, जैसे और इसमें ये एक प्रैक्टिकल संभावना भी लगती है, क्योंकि जैसा महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी को बाहर रखने के लिए उन्होंने अपने बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट आइडियोलॉजी वाली पार्टियों ने साथ में राज्य कर लिया। हालांकि उनका मकसद एक तो बीजेपी को बाहर रखना था, और दूसरा जैसा अभी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि पैसा बटोरना था। तो वैसा कुछ संभव है यहाँ पर? मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि हो सकता है, बट और अगर अगर उतनी हम्म सीटें हैं उनके पास, हम्म मेरा तो आज भी ये मानना है कि बीजेपी आपको स्पष्ट बहुमत के साथ क्लियर मेजोरिटी में आएगी। राइट। क्योंकि 2019 तक अगर हालत खराब थी, तो उसके बाद उसके 2019 के इलेक्शन के अगले 6 महीने में जैसे स्टेटमेंट्स टीएमसी और उनके लीडर्स ने दिए हैं, वो उस सिचुएशन को सिर्फ वर्स या खराब ही बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम हिंदुओं को 10 गांव में हिंदुओं को इनको वोट ही नहीं देने देंगे, अगर टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो मारे जाओगे। हाँ, फिर उसके बाद जो हिंसा हुई वो अलग है। तो उस सब के चलते आपको ना ही वो पोल्स में दिखेगा, ना ही आप जब वन ऑन कैमरा बात करने की कोशिश करेंगे किसी से, तो वो कोई आपको बोलेगा। पर एक अंडर करंट या जैसे एक वो लहर जो बोलते हैं, हाँ, नहीं, उसको मतलब अंडर करंट ही बोलेंगे एक्चुअली। लहर तो जब वो बाद में, चुनाव के बाद में लहर पता तो चलता है रिजल्ट कि के बाद लहर पता थी या नहीं चलेगी। थी, परिणामों के पर बाद ही अंडर पता चलता करंट है। एक है, वो मेरे हिसाब से वो एक अंडर करंट होना चाहिए जो बीजेपी को काफी फायदा देगा। एक बात और होती थी बंगाल में पहले, अब तक, मतलब पिछले चुनाव तक, पिछले विधानसभा के चुनाव तक, कि लोगों को वोट ही नहीं देने दिया जाता था। इनफैक्ट ये होता था कि वहां पर जो 5-6 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते थे, जो कि रूलिंग पार्टी के, पहले लेफ्ट के और अब शायद ममता बनर्जी के पार्टी के उम्मीदवारों के ही लोग होते थे। तो उनके वहां पर पोलिंग एजेंट होते थे 6, 7, 8, 9, 10 एक ही चीज को सपोर्ट करने बूथ वाले। में तो वो वहां पर काउंटिंग हम्म काउंटिंग एक आप काउंटिंग उसमें नहीं, काउंटिंग नहीं, पूल बूथ पे जब पोलिंग होती थी तो वो लोग एक तो फर्जी वोटर्स को अलाउ करते थे, हाँ, क्योंकि अगर एक बीजेपी या अपोजिशन का आदमी, उस समय तो ममता बनर्जी ही या कांग्रेस अपोजिशन में थी, उनका कोई वोटर वोट देने कोई फर्जी वोट
पे अगर ये लोग ऑब्जेक्शन करते थे तो वो 7-8 आदमी लोग उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं करने देते थे। तो इस तरह से हाँ, फर्जी वोटिंग भी होती थी, पर वो जमाना उस समय का था जब बैलेट पे वोट होती थी, और ईवीएम में भी शायद कुछ एक्सटेंट तक ये करने में सफल रहते थे। तो यदि अगर ऐसा हुआ तो इसको बीजेपी या सरकार किस तरह से टैकल, या चुनाव कमीशन, चुनाव आयोग किस तरह से इसको टैकल करेगा? इस बार आई थिंक 8 चरण में चुनाव भी इसलिए कराया गया है हाँ हाँ कि सीआरपीएफ का काफी अच्छे से नियंत्रण रह सके। मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि वो एक्चुअली इस बार सीआरपीएफ हर जिले में काफी सर्वेस कर रहे हैं, या उनका मतलब ऐसा टेक्निकल सर्वे नहीं, पर घूम घूम हाँ के लोगों से पता किया जा रहा है कि पिछली बार इलेक्शन में उनको कितनी प्रॉब्लम हुई थी, क्या हम्म उनको वोट देने दिया गया, क्या किसी ने रोका, या इलेक्शन के बाद किसी ने उनको धमकाया है, कहाँ कितनी प्रॉब्लम है। तो सीआरपीएफ ने भी काफी कड़ा इंतजाम किया है, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। अच्छा, मतलब तो मतलब आपका ऐसा मानना है कि इस बार सीआरपीएफ या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे वो अ, लोगों के घरों तक भी रहेंगे, ताकि वहां उनको कोई रास्ते में ना रोक सके या घरों से निकलने से मना ना कर सके वोट देने के लिए? ऐसा इंतजाम, वो भी है, ऐसा इंतजाम किए जाएंगे इस बार? मेरे हिसाब से होंगे। और उसके अलावा इस बार पोलिंग बूथ भी काफी एक्सेसिबल होने चाहिए। और दूसरी बात फाइनली ये भी है कि इनमें इस बार आप एक जो चीज अंडर करंट हमेशा होता है वो ये कि लोकल ऑफिशियल्स को भी इस बार समझ में आ रहा है कि गाड़ी किसी भी तरफ जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएमसी की ही बननी है। अच्छा, तो वो भी। वो भी काफी चीजें जो पहले काफी आराम से हो जाती थी हम्म। वो नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी जवाब देही आ सकती है उनपे अगले हाँ 3 हफ्ते में। मतलब अगर हाँ, आप अप्रैल में करने दे रहे हो तो आपको नहीं पता कि 7 मई को किसकी सरकार होने वाली है। बराबर। कहीं ना कहीं और प्रशासनिक उस अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को भी ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीत जाएगी, तो यदि हमने, तो क्या होगा हाँ, तो क्या होगा यदि हमने बदमाशियां की तो फिर हमको कि मुश्किलों का सामना हो सकता है, तो वो भी शायद न्यूट्रल रहे इस बार। यह एक हाँ, तो वो प्लस पॉइंट रहेगा इस चुनाव का। मेरे हिसाब से ये होने वाला है। तो इसलिए देखिए, वहां की असली प्रॉब्लम्स तो वहां की जनता ही फेस करती है, हम तो यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। हम्म। पर सेंटर ने, क्योंकि ये इलेक्शन काफी अलग अलग रीजन से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने काफी कोशिश की है कि ये एटलीस्ट फ्री एंड फेयर हो। जीते चाहे कोई भी, ऑब्वियसली बीजेपी चाहेगी वो जीते, पर एटलीस्ट फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश उन्होंने पूरी की। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? मुद्दा मेरे हिसाब से तो बंगाल में सीधा सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण, मतलब हिंदू लोग ये चाहते हैं कि ये ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के अगेंस्ट में वोट देंगे, मतलब। हाँ, मेरे हिसाब से वही है। नहीं तो ममता मंदिर मंदिर टूर नहीं करती और चंडी पाठ नहीं करती स्टेज पे। बराबर, सही है। कितनी कितनी सीटें दे रहे हैं आप बीजेपी को आपके अनुमान से आज की तारीख में? सीटों का तो मुझे आइडिया नहीं, मेजोरिटी जरूर आएगी ये मेरे हिसाब से। फिर भी एक रफ अंदाज 170 180 तो आराम से आ जानी चाहिए। आने चाहिए। अच्छा, 200 दूसरा तो फिर भी मुझे जो डिफिकल्ट लगता है। बम्बई में, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जो सचिन वाजे, मुकेश अंबानी वगैरह और परमबीर सिंह और उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख, इनका जो भी घटनाक्रम हो रहा है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या बंगाल में पोलिंग पे? नहीं, मेरे हिसाब से ये एक अलग ही हिसाब है। जो बॉम्बे, वैसे भी अब बॉम्बे की कहानी तो अलग है, वो हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। पर एंड में ये प्योरली करप्शन और पॉलिटिकल क्लाउड का मामला है। बंगाल में बहुत ग्रास रूट लेवल के इशू हैं, स्पेशली विद विलेजेस एंड, और जितनी स्कीम्स वहां पे पहुंचाई जा सकती थी उनमें से कोई भी नहीं आया है। यू आप डे टू डे फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल बॉम्बे के लोग नहीं फेस करते। तो बॉम्बे में कुछ भी हो, बंगाल में जो आम वोटर है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो मेरे अच्छा। हिसाब से इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, और होगा भी तो वो पॉजिटिव ही होने वाला है बीजेपी के लिए। टीएमसी को कोई फायदा नहीं। दूसरा, टिकट डकैत एक एक जो, आपने ये चीज बोली तो मुझे एक चीज याद आई कि आपने ये नोटिस किया हो कि शरद पवार ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए जाने वाले थे। हाँ, शरद पवार और इवन संजय राउत भी जाने वाले अ, थे। हाँ, तो अब आपने बोला तो मुझे समझ में एक स्ट्राइक हुआ कि इसकी टाइमिंग बहुत सस्पेक्ट है। ये हम्म। सारा मामला इस टाइम पे ही क्यों उठ रहा है।
तो पॉलिटिकल गेम्स है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, और दूसरा शायद कहीं एक और बात, एक घटना हुई केरला में, जो चाको ने रिजाइन किया कांग्रेस ने, उसने भी उसने एनसीपी ज्वाइन की है, जिसका वहां पे कोई नामो निशान भी नहीं है। तो ऐसा कुछ बंगाल में होगा क्या कि कुछ लोग कांग्रेस से छिटक के, और या ममता बनर्जी के छिटक के, जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, वो एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि वो ममता उसका बनर्जी कोई से भी त्रस्त है और राहुल गांधी से भी त्रस्त है। नहीं, नहीं मेरे हिसाब से पीसी चाको का, मुझे जहां तक मुझे पता है, एटलीस्ट उनका सेंटर में कोई इन्फ्लुएंस है। पीसी चाको एट वन पॉइंट इन टाइम कांग्रेस के मुख्य इंपॉर्टेंट लोगों में से एक थे। हाँ, इनर सर्कल में था वो। हाँ, तो अगर वैसा था तो आप मुझे बताएं कि टीएमसी में से कौन ऐसा है। टीएमसी पहली बात तो नेशनल पार्टी है नहीं, हाँ तो उसमें से निकल के आप एनसीपी में जाओगे, मतलब पीसी चाको एटलीस्ट वो एक नेशनल एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक नेशनल क्लाउड लेके आते हैं, मतलब जितना भी छोटा सा भी है, बट एक नेशनल कुछ स्टैंडिंग है उनकी। टीएमसी में हाँ, कौन है जिसकी कोई नेशनल स्टैंडिंग हो? बराबर। एक्चुअली टीएमसी नेशनल पार्टी ही नहीं है। सही बात है, इसलिए जो इसका लेफ्ट से कोई। निकलेगा, लेफ्ट की तो विचारधारा ऐसी है कि वो लेफ्ट वाले कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हार्डकोर लेफ्ट है। हाँ, मतलब तो लेफ्ट एनसीपी। में हाँ, उसकी एक सही पोलिट सही ब्यूरो है। है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शरद पवार और एनसीपी या शिवसेना, किसी बाहरी पार्टी का वहां पे कोई असर नहीं होने वाला है, कुल मिला के ये कुछ भी कहा जा नहीं, सकता है। बिल्कुल लोकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या विशेष हिंसा होगी चुनाव में? वो बंगाल के चुनाव में ना हो तो कैसे चलेगा, कम होगी पर होगी जरूर। अभी तो शायद तेजस्वी यादव भी नहीं जा रहे हैं बंगाल, उन्होंने भी ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए कहा था। ये सब जानते हैं, बट सबको पता है कि आप हारते हुए, जो आपको लगता है कि वो हारता हुआ घोड़ा है, हाँ, उसके साथ हम अपने आप को क्यों अटैच करेंगे। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है क्या वहां पर? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी, इनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। कोई ये भी सब चुनाव बात नहीं। कर रहे हैं क्योंकि इनको इनको वो डूबते को तिनके का सहारा है मोदी के अगेंस्ट, कि हम्म कोई कहीं तो खड़ा हो जाए। हम किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं जहां थोड़ा सा इनको लगता है कि ये शायद एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है मोदी के अगेंस्ट। तो सब बात कर रहे हैं कि ममता को सपोर्ट करेंगे, बट एंड में इनको भी पता है कि बहुत डिफिकल्ट है। हम्म उनकी नीतियां ऐसी नहीं थी कि जो जो सपोर्ट करने लायक हो। हम्म। आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल तो खुद हिंदू बनते जा रहे दिल्ली में। हाँ, खुद हिंदू बन रहा है, लेकिन हाँ, एक और जो सवाल था मेरा, वो किसान टिकैत ने आके वहां क्या किया? टिकैत ने किसान ही तो बुझाया ममता बेस्ट बनर्जी को। टिकैत का ये है, लेफ्ट के पैसे पे आया, लेफ्ट की जनता से बात किया और बोला कि टीएमसी को वोट दे दो। नहीं, वैसे तो तो अब मेरे ख्याल से उसके यहाँ पे कुछ जनता भी नहीं आई ज्यादा, और हाँ, बट हो वो सकता है उसके जाने से वहां पे टीएमसी को नुकसान ही हो। टीएमसी, तो जो ऐसी, आप एक बात समझ लीजिए, इनमें से जो भी वहां जाएगा ना, उनमें से हाँ। नुकसान या तो कांग्रेस लेफ्ट को होगा या टीएमसी को होगा। हम्म हम्म। बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ टीएमसी है आज की तारीख। उसके अलावा किसी की कोई स्टैंडिंग नहीं है उस इलेक्शन में कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए। तो ये सब जाके अपने ही वोट इधर से उधर काटेंगे। वर्स्ट केस ये है कि अगर कोई लेफ्ट वाला है जो टिकैत की पॉलिसी से अग्री नहीं करता है, तो वो जाके बीएमसी को वोट दे देगा, सॉरी बीजेपी को वोट दे देगा। चलिए, ये तो आज का मेरे ख्याल से काफी हमने डिस्कस कर लिया, और हम इसी निर्णय में पहुंचे हैं कि बीजेपी वहां पे एक स्ट्रांग पोजीशन में है, और आपके अनुसार 180 के करीब सीटें लानी चाहिए बीजेपी ने। और बिल्कुल। जो अंडर करंट है वो हालांकि दिखती नहीं है, वो बीजेपी के फेवर में है, और वो हो सकता है आखिरी चरणों तक एक लहर में बदल जाए बीजेपी के लिए। तो ये तो है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि 2-3 जो दौर हो जाएंगे, सब 8 दौरों का चुनाव है, 3 दौर होने के बाद एग्जिट पोल भी होते हैं, और लोगों का मूड पता लग जाता है, इन पर्टिकुलरली इन पार्टियों को। तो उसमें मैं एक ऐसी भी सिचुएशन देख रहा हूँ कि कई टीएमसी के उम्मीदवार जो कि पर्चा भर चुके होंगे, और नॉमिनेशन वापस लेने की डेट भी हो गई होगी, उसके बाद भी वो विड्रॉ कर ले अपने आप को। ऐसी भी मैं एक संभावना देख रहा हूँ, इन केस ये पहले 2-3 चुनाव पोलिंग के बाद बीजेपी जीतती दिखाई दे तो।
अब उसके पॉलिटिकल रिपोर्कशंस क्या होंगे और उसको वो मैनेज कैसे करेंगे, वो एक बहुत बहुत मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ये समझने के लिए, पर अगर अगर उनके पुराने कुकर्म इतने होंगे कि बीजेपी पावर में आने से उनका पूरा का पूरा अस्तित्व उस लेवल पे, एमएलए लेवल पे खत्म हो जाएगा, या उनकी सारी पुरानी कमाई खत्म हो जाएगी, तो वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे। मैं भी अगर होता उनकी जगह पे तो मैं भी करना चाहता। चलिए ठीक है, आज हम अपना इसलिए बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ, और फिर हम किसी अगले धन्यवाद जी। विषय में ज्वाइन करेंगे। और धन्यवाद लोगों। थैंक यू फॉर और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो अवश्य कीजिए। मैं कुछ और अपने लेवल के राजनीतिक विश्लेषकों को लाने की कोशिश करूंगा अपने चैनल पे, तो इंतजार कीजिए और आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।